जय हिंद। भारत और दुनिया भर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज डिफेंस डायनेमिक्स में हम बात करेंगे यूरोप के परमाणु नीति में बदलाव की और फ्रांस जर्मनी के शेयर डेटरेंस पर नेटो के लिए इसका क्या अर्थ है। हम आपको बताएंगे भारत के 3.60 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पुश और बदलते स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट में इसके असर के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की ओर से रफाल और पीएटआई जैसे फोर्स मल्टीप्लायर्स की खरीद को दी गई मंजूरी का एयर सुपीरियॉरिटी और मैरीटाइम डोमिनेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका क्या महत्व है। रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को निशाना बनाकर साइबर जासूसी में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसको हम आपको बताएंगे। और अंत में माई टेक में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों भारत की नई रक्षा खरीद नीति सिर्फ एक सुधार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक शांत लेकिन ऐतिहासिक बातचीत शुरू हुई है जो कॉन्टिनेंट की सुरक्षा और डेटरेंस की नीति को बदल सकती है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुष्टि की है कि वो यूरोप के लिए एक मजबूत न्यूक्लियर डेटरेंस फ्रेमवर्क पर चर्चा कर रहे हैं। कई दशकों तक यूरोप ने अपनी सुरक्षा के लिए नेटो के तहत अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला पर काफी हद तक भरोसा किया, लेकिन अब रूस के लगातार परमाणु चेतावनियों और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक फोकस के इंडो पैसिफिक क्षेत्र की ओर बढ़ने के बीच यूरोप एक बुनियादी सवाल पूछ रहा है। क्या उसे अपनी खुद की एक अधिक मजबूत परमाणु सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए? यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मॉस्को की ओर से बार बार की जा रही परमाणु बयानबाजी ने पूरे यूरोप की राजधानियों में बहस को फिर से तेज कर दिया है। हालांकि नेटो का आर्टिकल 5 सुरक्षा की गारंटी अभी भी कायम है, लेकिन नीति निर्माता निजी तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को लेकर कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। वॉशिंगटन डीसी द्वारा चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कंपटीशन को बढ़ती प्राथमिकता दिए जाने से यह धारणा और मजबूत हुई है कि यूरोप को अपने डेटरेंस क्षमता के लिए अधिक जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। फ्रांस का विशेष सामरिक प्रभाव। फ्रांस एक यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। यह यूरोपियन यूनियन का एकमात्र सदस्य है जिसके पास इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स है, सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बार बार ये तर्क दिया है कि यूरोप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेवलप करनी चाहिए, नेटो को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इंडिपेंडेंटली कार्य करने की यूरोप की क्षमता को मजबूत करने के लिए। अब चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि क्या फ्रांस की डेटरेंट कैपेबिलिटी को एक ब्रॉडर यूरोपियन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में और अधिक स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सकता है। जर्मनी का रणनीतिक विकास। जर्मनी की इस चर्चा में भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वॉर II के बाद की अपनी नीति के कारण न्यूक्लियर मैटर्स में ऐतिहासिक रूप से सतर्क रहा बर्लिन लंबे समय से नेटो की न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट्स पर निर्भर रहा है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के संवाद के प्रति खुली सोच एक संभावित स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन का संकेत देती है, जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि अब सार्वजनिक और रणनीतिक स्तर पर यह समझ बढ़ रही है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त डेटरेंस एश्योरेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। नेटो के लिए रणनीतिक निहितार्थ। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य नेटो को बदलना या उसकी जगह लेना नहीं है,
बल्कि इसका उद्देश्य अलायंस के भीतर एक अधिक मजबूत यूरोपियन पिलर तैयार करना है। लेकिन ऐसा बदलाव कई जटिल प्रश्न खड़े करता है। लॉन्च अथॉरिटी किसके नियंत्रण में होगी? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? कानूनी और राजनीतिक सीमाएं क्या होंगी? इस बहस की शुरुआत करना ही यूरोप की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। यह बहस सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स तक सीमित नहीं है। असल में यह यूरोप की स्ट्रैटेजिक आइडेंटिटी बदलने की कहानी है। अगर फ्रांस और जर्मनी डीपर डिटरेंस इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो यह कोल्ड वॉर के बाद यूरोपियन सिक्योरिटी में सबसे बड़ा बदलाव होगा। इससे साफ संदेश मिलता है यूरोप नाटो में रहते हुए भी ग्रेटर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। यह यूरोप से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यदि फ्रांस और जर्मनी एक कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लियर फ्रेमवर्क की ओर बढ़ते हैं तो यह कॉन्टिनेंट की डेटरेंस आर्किटेक्चर को बुनियादी रूप से बदल सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग तक सीमित रहेगा या इंस्टीट्यूशनल चेंज में बदल जाएगा। किसी भी स्थिति में यूरोप की यह बहस ऐसे विश्व को दर्शाती है जहां सुरक्षा गारंटी अब स्वतः सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती। अब बात भारत की। हाल के वर्षों में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक के तहत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं के साथ साथ कोस्ट गार्ड के लिए भी स्वीकृतियां दी गई। ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी अपग्रेड भी है जिसका उद्देश्य है ऑपरेशनल गैप्स को पूरा करना, डेटरेंस को मजबूत करना और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से आगे बढ़ाना। अभियान का विशाल पैमाना 3.60 लाख करोड़ रुपए हाल ही के वर्ष में सबसे बड़े कोऑर्डिनेटेड डिफेंस अप्रूवल साइकिल में से एक को रिप्रेजेंट करता है। इन प्रपोजल्स में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स, मिसाइल सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, एयर, लैंड और सी में मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी को मजबूत करना। वायु शक्ति का आधुनिकीकरण। इंडियन एयरफोर्स का फोकस अब भी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को रीबिल्ड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाने पर केंद्रित है। पुरानी हो रही फ्लीट्स के फेज्ड आउट होने के साथ नए लड़ाकू विमान और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स की खरीद का मकसद वेस्टर्न और नॉर्दर्न थिएटर्स में कैपेबिलिटी गैप्स को कम करना और रेडीनेस को बेहतर बनाना है। क्रेडिबल डेटरेंस बनाए रखने के लिए लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। समुद्री विस्तार। इंडियन नेवी के लिए एनहांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और सर्वेलेंस एसेट्स भारत की स्थिति को इंडियन ओशन रीजन में मजबूत करते हैं। क्षेत्र में बढ़ती सबमरीन एक्टिविटी और मैरीटाइम कॉम्पिटिशंस के चलते एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी और डोमेन अवेयरनेस रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। ये मॉडर्नाइजेशन सुनिश्चित करता है कि भारत अपने प्राइमरी मैरीटाइम थिएटर में ऑपरेशनल एडवांटेज बनाए रखे। सेना का आधुनिकीकरण और तकनीकी एकीकरण। इंडियन आर्मी के अप्रूवल में नेक्स्ट जनरेशन इक्विपमेंट शामिल है जो मोबिलिटी, बैटलफील्ड अवेयरनेस और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मॉडर्न वॉरफेयर, सर्वेलेंस, ड्रोन्स, मिसाइल और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी के इंटीग्रेशन की मांग करता है। ये प्रोक्योरमेंट साइकिल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑपरेशंस की दिशा में बदलाव को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता अभियान। महत्वपूर्ण रूप से इन अप्रूवल्स का एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटी देता है। आत्मनिर्भर भारत फ्रेमवर्क के तहत भारत न केवल अपनी आर्म फोर्सेस को इक्विप करने की दिशा में काम कर रहा है बल्कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन अब साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रोक्योरमेंट को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लीवर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
यह 3.60 लाख करोड़ रुपए का मॉडर्नाइजेशन पुश भारत की स्ट्रैटेजिक स्पष्टता को दिखाता है। भारत एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा है जो मल्टी डोमेन कंपटीशन से भरा होगा, कंटेस्टेड बॉर्डर से लेकर मैरीटाइम राइवलरी तक। लेकिन यह सिर्फ नए प्लेटफॉर्म या मिसाइल सिस्टम की बात नहीं है, यह लॉन्ग टर्म डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और क्रेडिबल डिटरेंस की दिशा में बड़ा बदलाव है। मॉडर्नाइजेशन अब सिर्फ धीरे धीरे नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म हो चुका है। भारत का मॉडर्नाइजेशन पुश स्पष्ट रूप से गति पकड़ रहा है। जो बात सबसे अलग दिखती है वो इसका पैमाना और इन अप्रूवल्स का स्ट्रक्चरल नेचर। ये इंक्रीमेंटल प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेटेड कैपेबिलिटी अपग्रेड है। अब फोकस एग्जीक्यूशन पर केंद्रित होगा, टाइमलाइंस, डिलीवरी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की गहराई पर, क्योंकि रक्षा योजना में गति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पैमाना। अब बात भारत की एयर और मैरीटाइम पावर को बढ़ाने वाले एक बड़े कदम की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 रफाल फाइटर जेट्स और अतिरिक्त P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम एयर सुपीरियॉरिटी और नेवल डोमेन अवेयरनेस दोनों को काफी मजबूत कर सकता है। रफाल एयरक्राफ्ट का यह विस्तार भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान खरीद में से एक है। इससे फ्रांस के साथ रणनीतिक सहयोग और गहरा होगा, साथ ही भारत की कॉम्बैट रेडीनेस भी और मजबूत होगी। राफेल शक्ति का विस्तार। भारत पहले से ही 36 राफेल लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रहा है। अब 114 अतिरिक्त विमानों के प्रपोजल एक्विजिशन से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में काफी बढ़ोतरी होगी और विभिन्न मोर्चों में एडवांस मल्टी रोल कैपेबिलिटी उपलब्ध होगी। राफेल की प्रमुख क्षमताएं हैं लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट इंटीग्रेशन, बियॉन्ड विजुअल एयर डोमिनेंस। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये केवल फ्लीट का विस्तार नहीं है, ये एक बड़ा कैपेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। सामरिक संदर्भ। भारत की करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी भी सैंक्शनड लेवल से कम है। पुराने लड़ाकू विमानों को फेज्ड आउट किए जाने के बीच अतिरिक्त रफाल विमानों की इंडक्शन इस कमी को पूरा करने और वेस्टर्न तथा नदर्न फ्रंट्स पर रेडीनेस को मजबूत करने में मदद कर सकती है। टू फ्रंट कॉन्टिजेंसी सिनेरियो में स्क्वाड्रन अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एज डिसाइसिव फैक्टर बन जाते हैं। आसमान से सागर पर नजर। लड़ाकू विमान सौदे के साथ साथ भारत अतिरिक्त बोइंग P-8I पोसिडॉन विमानों के माध्यम से मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटी को और भी मजबूत कर रहा है। P-8I भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी का एक केंद्रीय स्तंभ है। इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती सबमरीन एक्टिविटी के बीच एनहांस लॉन्ग रेंज सर्विलेंस समय रहते पहचान यानी ट्रैकिंग और डेटरेंस सुनिश्चित करती है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस अब विकल्प नहीं रही, ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुकी है। रक्षा उद्योग और कूटनीति का संगम। प्रपोज्ड रफाल डील में महत्वपूर्ण मेक इन इंडिया कंपोनेंट शामिल होने की उम्मीद है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। रणनीतिक रूप से ये इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप को और रीइंफोर्स करता है, जो भारत के सबसे स्थिर और भरोसेमंद रक्षा संबंधों में से एक है। संदेश साफ है, हवा में ताकत और समुद्र में निगरानी मॉडर्न डिटरेंस की नींव है। एक्सपेंड राफाल इंडक्शंस और नए P-8I एयरक्राफ्ट के साथ भारत अपनी तलवार और ढाल दोनों को मजबूत कर रहा है, हवा में ताकत सुनिश्चित करते हुए और समुद्र पर विजिलेंस बनाए रखते हुए। क्रेडिबल डेटरेंस कैपेबिलिटी के लिए एयर पावर और मैरीटाइम सर्विलेंस आज भी केंद्रीय भूमिका में है। रफाल एयरक्राफ्ट्स का विस्तार और अतिरिक्त P-8I एयरक्राफ्ट की खरीद इस बात का संकेत है कि भारत अपने हवाई क्षेत्र और अपने प्राइमरी मैरीटाइम थिएटर दोनों में बढ़त बनाए रखना चाहता है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, ये सौदा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत करता है, खासकर फ्रांस के साथ ऐसे दौर में जब आसमान
चुनौतीपूर्ण है और समुद्र स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से भरा हुआ है। क्षमता में बढ़त ही निर्णायक अंतर पैदा करती है। अब बात एरोस्पेस पार के सबसे अहम हिस्से इंजन की। एक बड़े डेवलपमेंट में रोल्स रॉयस ने भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट जेट इंजन विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये केवल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन नहीं है, ये भारत की लॉन्ग टर्म एरोस्पेस इंडिपेंडेंस को फिर से परिभाषित कर सकता है। इंजन क्यों है निर्णायक? फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में इंजन सबसे जटिल और स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं। वो थ्रस्ट, रेंज, पेलोड कैपेसिटी, स्टेल्थ परफॉर्मेंस और ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। दशकों तक भारत हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भर रहा है। यह निर्भरता अक्सर इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स को बाधित करती रही है। संयुक्त विकास का प्रस्ताव। रोल्स रॉयस का प्रस्ताव डीपर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की विलिंगनेस का संकेत देता है, जिसमें संभावित रूप से जॉइंट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल प्रोडक्शन शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो ये लाइसेंस प्रोडक्शन से जेन्युइन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की ओर एक बड़ा बदलाव होगा। ऐसा कदम भारत की फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम्बिशंस और नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को सीधे तौर पर मदद मिलेगी। रणनीतिक निहितार्थ। इंजन का इंडिजनाइजेशन केवल कॉस्ट सेविंग का विषय नहीं है। ये इन बातों से जुड़ा है जैसे सप्लाई चेन की कमजोरियों से स्वतंत्रता, अपग्रेड्स पर सॉवरेन कंट्रोल, तेज इनोवेशन साइकिल्स और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इंजन में आत्मनिर्भरता के बिना एरोस्पेस इंडिपेंडेंस अधूरी रह जाती है। औद्योगिक इकोसिस्टम का विस्तार। इंजन का को डेवलपमेंट भारत के हाई एंड मेटलर्जी, मटेरियल साइंस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। इसके लाभ केवल मिलिट्री एविएशन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि व्यापक एरोस्पेस इकोसिस्टम को भी मजबूत करेंगे। फाइटर जेट्स भले ही हेडलाइंस में दिखें, लेकिन इंजन्स असली ताकत तय करते हैं। अगर भारत नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने में सफल होता है तो यह ट्रू एरोस्पेस सोवरेनिटी की ओर बड़ा कदम होगा। आज की जियोपॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल मतलब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयर पावर को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इंजन्स इंडिपेंडेंस को परिभाषित करते हैं। यदि भारत नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम्स का सफलतापूर्वक कोड डेवलप करता है तो वह अपने एरोस्पेस इकोसिस्टम की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल गैप में से एक को क्लोज करता है, यानी कि पूरा करता है। ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिजाइन टेबल से शुरू होती है, इंपोर्ट डॉक से नहीं। आने वाले वर्षों में यह तय करना बहुत जरूरी होगा कि भारतीय एविएशन जर्नी किस तरीके से मोड़ लेती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहा है। यह अब ईमेल इनबॉक्स, लैपटॉप और सप्लाई चेन तक फैल चुका है। साइबर एस्पियोनाज के नए कैंपेन्स अब डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयज को निशाना बना रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स, प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स, ठेकेदार और यहां तक कि रिसर्च स्टाफ भी। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप्स अब केवल मिलिट्री नेटवर्क्स पर ही ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उन लोगों को भी निशाना बना रहे हैं जो डिफेंस सिस्टम्स को बनाते हैं, डिजाइन और मेंटेन करते हैं। सिस्टम नहीं, व्यक्ति निशाने पर। साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि डिफेंस इंडस्ट्री के कर्मचारियों को सीधा निशाना बनाकर हाईली सोफिस्टिकेटेड फिशिंग और मालवेयर अभियानों में तेज वृद्धि हुई है। कड़े सुरक्षा वाले मिलिट्री सर्वर्स पर सीधे हमले करने की बजाय विरोधी अब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को टारगेट बना रहे हैं। अक्सर पर्सनल ईमेल, फेक जॉब ऑफर्स, कॉन्फ्रेंस इनवाइट्स या डिफेंस टेंडर्स के माध्यम से। उद्देश्य स्पष्ट है, सबसे कमजोर कड़ी ह्यूमन वल्नरेबिलिटी के जरिए पहुंच हासिल करना। रक्षा कर्मी ही क्यों? मॉडर्न डिफेंस इकोसिस्टम्स बहुत बड़े
और आपस में जुड़े हुए हैं। निजी कंपनियां विभिन्न पुर्जों का निर्माण करती हैं, स्टार्टअप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, रिसर्च लैब्स, एआई, ड्रोन्स और नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स विकसित करती हैं। सप्लाई चेन नेटवर्क में केवल एक कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट, सेंसिटिव डिजाइन डेटा, टेस्टिंग रिजल्ट्स या क्लासिफाइड कम्युनिकेशंस को उजागर कर सकता है। आज के डिफेंस लैंडस्केप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही स्ट्रेटेजिक पावर है। कौन है खिलाड़ी, क्या है मंशा? सिक्योरिटी एनालिस्ट मल्टीपल रीजन से ऑपरेट होने वाले स्टेट लिंक ग्रुप्स की ओर संकेत करते हैं, जो एडवांस सोशल इंजीनियरिंग, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग और जीरो डे एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया जाता है उनमें शामिल हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एरोस्पेस प्रोपल्शन रिसर्च, नेवल सिस्टम्स इंटीग्रेशन, साइबर और एआई रक्षा पहल। इनका उद्देश्य डिसरप्शन पैदा करना नहीं बल्कि साइलेंट एक्सट्रैक्शन है, डिजाइन चुराना, डेवलपमेंट साइकिल्स को छोटा करना और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को न्यूट्रलाइज करना। हाइब्रिड युद्ध की हकीकत। साइबर जासूसी अब हाइब्रिड वॉरफेयर का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के विपरीत इसमें ना तो विजिबल ट्रूप मूवमेंट होते हैं, ना हवाई हमले के सायरन बजते हैं और ना ही मिसाइल लॉन्चेस दिखाई देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक डैमेज बेहद बड़ा हो सकता है, खासकर तब जब क्लासिफाइड डिफेंस टेक्नोलॉजीज से समझौता किया जाए। ऐसे दौर में जहां टेक्नोलॉजी ही मिलिट्री सुपीरियॉरिटी को परिभाषित करती है, साइबर थेफ्ट स्ट्रेटेजिक इक्वलाइजेशन का साधन बन जाती है। यह याद रखने वाली बात है कि डिफेंस सिक्योरिटी अब सिर्फ पेरीमीटर फेंसेस और आर्म गार्ड्स तक सीमित नहीं है। यह डिजिटल हाइजीन, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और साइबर अवेयरनेस पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे भारत और अन्य मेजर पावर्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को तेज कर रहे हैं, साइबर रेजिलियंस को और उसी रफ्तार से बढ़ना होगा, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में पहला हमला आसमान से नहीं बल्कि कीबोर्ड से हो सकता है। रक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर की जा रही साइबर जासूसी संघर्ष के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। आज इंजीनियर भी स्ट्रेटेजिकली उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि एक सैनिक। अब डिफेंस कैपेबिलिटी की सुरक्षा के लिए केवल सीमाओं पर रक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि डेटा, सप्लाई चेन्स और ह्यूमन नेटवर्क्स को भी सुरक्षित करना आवश्यक है। बैटलफील्ड अब विस्तृत हो चुका है और इसके साथ विजिलेंस भी उतनी ही व्यापक होनी चाहिए। कई दशकों तक भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम की 3 बातों को लेकर आलोचना होती रही है: डिले, डिपेंडेंसी और डिसफंक्शन। प्रोजेक्ट्स बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते थे, इंपोर्ट्स पर ज्यादा निर्भरता थी और कई बार प्रोसीजर्स अपने ओवरवेल्म पर्पस पर भी भारी पड़ जाते थे। नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इन कमियों को बदलने का एक प्रयास है, लेकिन यह साफ कर दें कि यह सिर्फ एक प्रोसीजरल रिफॉर्म नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक रीसेट है। नया फ्रेमवर्क टाइमलाइंस को कम करने, इंडिजिनस डिजाइन्स को प्राथमिकता देने और ऐसे स्पष्ट प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज को बनाने का एक लक्ष्य रखता है जो इंडियन इंडस्ट्री के पक्ष में हो। ये बाय इंडियन IDDM क्लासिफिकेशन को और मजबूती प्रदान करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों को और सशक्त बनाता है और एक्विजिशन साइकिल्स में ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को कम करने की कोशिश करता है। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया तो यह पॉलिसी भारत की रक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यानी एम्बिशन और डिलीवरी के बीच के गैप को दूर कर देगी, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर फाइलों के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करता। वास्तविक उद्देश्य, लक्ष्य केवल तेज खरीदना ही नहीं है, लक्ष्य है इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत तब तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आकांक्षा नहीं कर सकता जब तक वह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंजन्स, सेंसर्स, प्रोपल्शन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहेगा। अब प्रोक्योरमेंट का उपयोग केवल प्लेटफॉर्म्स हासिल करने के लिए नहीं बल्कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटी निर्माण करने के एक स्ट्रेटेजिक लीवर के रूप में देखा जाना चाहिए और यही एक बुनियादी बदलाव
इस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। बहुक्षेत्रीय वास्तविकता। आज का युद्ध क्षेत्र मल्टी डोमेन है, एयर, लैंड, सी, साइबर और स्पेस। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो ड्रोन, एआई इनेबल्ड सिस्टम्स, प्रिसीजन म्यूनिशंस और नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज को तेजी से शामिल करने में सक्षम हो। नया फ्रेमवर्क इनोवेशन, स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए जगह बनाने का प्रयास करता है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में सीमित रहा है। लेकिन असली परीक्षा एग्जीक्यूशन में होगी। क्या डिसीजन साइकिल्स सच में तेज होंगी? क्या परीक्षण और अप्रूवल्स तेजी से आगे बढ़ेंगे? क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्थिर और उम्मीद के मुताबिक ऑर्डर मिलेंगे? पॉलिसी इंटेंट मजबूत है, इसे लागू करने ही क्रेडिबिलिटी को तय करेगा। वैश्विक रणनीतिक संदर्भ। दुनिया भर पर नजर डालिए। यूरोप न्यूक्लियर ऑटोनॉमी पर बहस कर रहा है। बड़ी शक्तियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेज कर रही हैं। सप्लाई चेन्स को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और सैंक्शंस अब स्ट्रेटेजिक टूल्स बन चुके हैं। ऐसे माहौल में प्रोक्योरमेंट केवल अकाउंटिंग नहीं है, यह जियोपॉलिटिक्स है। भारत की नई नीति यह संकेत देती है कि निर्भरता ही असुरक्षा है। अंतिम निष्कर्ष। यदि यह नीति अपने वादों यानी स्पीड, ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन इंडिजनाइजेशन को पूरा करती है तो ये लिबरलाइजेशन के बाद का सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस रिफॉर्म साबित हो सकता है। लेकिन कागज पर किया गया सुधार असल में सुधार नहीं होता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन भी जरूरी होता है और अब पूरा सिस्टम इसको प्रूव करना होगा कि यह परिणाम दे सकता है, और यही है मेरा विचार। इसी के साथ ही डिफेंस डायनेमिक्स का यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अपने कमेंट सोशल मीडिया पर #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात डिफेंस, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।